नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजभाषा की प्रचार प्रसार में भारत सरकार के योगदान विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। इससे पहले राजभाषा के संबंध में हमने विस्तृत विवेचन और विश्लेषण किया था। राजभाषा के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी बात थी राजभाषा आयोग का गठन। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान है, जो हिंदी की राजभाषा के रूप में विकसित करने संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसी अनुच्छेद में यह भी विधान या प्रावधान है कि इस आयोग की सिफारिशों की समीक्षा एक संसदीय समिति करेगी और तत्पश्चात ही सरकार आवश्यक निर्देश जारी करेगी। संविधान के अनुच्छेद 344 में किए गए प्रावधान के अनुसार 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। श्री बी.जी. खैर इसके अध्यक्ष थे। इसमें अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषा भाषियों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस आयोग को यह सिफारिश करनी थी कि संघ के कामकाज में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए और कैसे अंग्रेजी का प्रयोग कम करते हुए उसे समाप्त किया जाए। आयोग को अपनी सिफारिशें देते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना था। उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना था कि अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के उचित अधिकार और हित सुरक्षित रहे। आयोग ने भारतीय भाषाओं की स्थिति, भारत में भाषा की समस्या और उसके समाधान का स्वरूप, पारिभाषिक शब्दावली, संघ की भाषा और सिद्धांत पद्धति, सरकारी प्रशासन में भाषा, विधि और न्यायालयों की भाषा, संघ की भाषा और लोक सेवाएं परीक्षाएं, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार और विकास, राष्ट्रीय भाषा संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संस्थाओं की व्यवस्था आदि अनेक पहलुओं की जांच की और उन पर विचार विमर्श के पश्चात 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई। राजभाषा के प्रचार प्रसार में सरकार का जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम था वह था राजभाषा संसदीय समिति का गठन। राजभाषा संसदीय समिति संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करने एवं अपनी राय राष्ट्रपति को देने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य थे। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत इस समिति की अध्यक्षता की। व्यापक विचार विमर्श के पश्चात समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार थी। राजभाषा के बारे में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी गई है। इसमें योजना के दायरे से बाहर जाए बिना स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश है। विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं राज्यों में शिक्षा और सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही है। ये स्वाभाविक ही है कि व्यावहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजन के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन कोई एक नियत तारीख को ही है। यह परिवर्तन धीरे धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी न हो और असुविधा कम से कम हो। तीसरा बिंदु, संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक भाषा रहनी चाहिए। 1965 में हिंदी संघ की राजभाषा हो जाएगी, किंतु उसके उपरांत अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में चलती रहनी चाहिए। चौथा बिंदु, संघ के प्रयोजन में किसी के लिए अंग्रेजी पर कोई रोक इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए और अनुच्छेद 343 के खंड 3 के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए जिसे संसद विधि द्वारा उल्लिखित करे तब तक होता रहे जब तक वैसा करना आवश्यक हो। अनुच्छेद 351 का ये उपबंध
कि हिंदी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाए। सितंबर 1959 में संसद के दोनों सदनों में इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने विचार विमर्श के दौरान राजभाषा के प्रश्न पर सरकार का रवैया स्पष्ट करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अंग्रेज़ी को सहभाषा या अतिरिक्त भाषा बनाया जाना चाहिए तथा कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ तथा अन्य राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार में इसका प्रयोग कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग अंग्रेज़ी का प्रयोग बंद करने के लिए सहमत न हो जाए तब तक इस संबंध में कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। इस तरह राजभाषा आयोग की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट पर संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों के परिणाम स्वरूप यह तय कर दिया गया कि 1965 के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी के प्रयोग को जारी रखा जाए। अगला जो राजभाषा के प्रचार प्रसार में भारत सरकार का जो योगदान था उसमें महत्वपूर्ण कदम था केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो इसकी स्थापना मार्च 1971 में गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों और सरकार के स्वामित्व में आने वाले विभिन्न उपक्रमों निगमों निकायों आदि के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य जैसे मैनुअलों कोड फार्मों आदि के हिंदी अनुवाद का दायित्व सौंपा गया है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अब तक लगभग 13 लाख से कहीं ज़्यादा यानी हम अनुमानित तो कह सकते हैं 20 लाख पृष्ठों से अधिक का अनुवाद और पुनरीक्षण का कार्य किया। ब्यूरो का प्रतिवर्ष लगभग 76,000 पृष्ठों का अनुवाद करने का लक्ष्य रहता है। इसके अतिरिक्त यह कार्यालय संवैधानिक अनुवाद त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन करता है। इसी दिशा में अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। संविधान के अनुच्छेद 351 की व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास का दायित्व केंद्रीय सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय जो अब मानव संसाधन मंत्रालय है को सौंपा गया था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना मार्च 1960 में की गई। इस संस्था को हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके विकास के कार्य सौंपे गए। पत्राचार द्वारा हिंदी शिक्षण हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विस्तार कार्यक्रम और हिंदी भाषी लेखकों को पुरस्कृत करना आदि निदेशालय द्वारा किए जा रहे कुछ प्रमुख कार्य है। अगला जो कदम था इस दिशा में वो था वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। आयोग को तत्समय प्रचलित विभिन्न शब्दावलियों में समन्वय स्थापित करते हुए सभी भारतीय भाषाओं में स्वीकार की जा सकने वाली अखिल भारतीय तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना था। आयोग ने अब तक विभिन्न विषयों के लगभग 12-13 लाख शब्दों का निर्धारण किया है। आयोग ने प्रशासन के अतिरिक्त आयुर्विज्ञान इंजीनियर वनस्पति विज्ञान भौतिकी रसायन विज्ञान मनोविज्ञान अर्थशास्त्र वाणिज्य आदि विभिन्न विषयों में प्रयुक्त पारिभाषिक और तकनीकी शब्दों का बहुत बड़े स्तर पर निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त आयोग ने पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने के लिए अपेक्षित आधारभूत शब्द भंडार भी उपलब्ध कराया है। आज विद्यार्थियों इतना ही। अगले व्याख्यान में इसके बाद का हम लेंगे कि आगे हमारे भारत सरकार ने राजभाषा के प्रचार प्रसार में क्या क्या कार्य किए।